प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम महिला कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ। देखिए, हमने लास्ट कक्षा के अंतर्गत बात की थी कि भारत में विविधता में एकता और उसके सामान्य परिचय के बारे में कुछ देखा था, और उसके बाद में हमने बात की थी प्राकृतिक विविधता की। प्राकृतिक विविधता की प्राकृतिक विविधताओं में हमने कुछ टॉपिक पर डिस्कस की थी, जैसे स्थलाकृति संबंधी विविधता, फिर हमने बात की थी जल प्रवाह संबंधी विविधता, फिर हमने बात की थी जलवायु संबंधी विविधता, फिर हमने बात की थी मृदा संबंधी विविधता, और फिर हमने बात की थी वनस्पति संबंधी विविधता। इन विविधताओं के बारे में हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था, और इसके बाद में प्राकृतिक विविधता के बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक विविधता के बारे में। तो चलिए देखते हैं आर्थिक विविधताओं में कौन कौन सी विविधताएं भारत देश में पाई जाती हैं। आर्थिक विविधता, आर्थिक विविधताओं में हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि संबंधी विविधता की। कृषि संबंधी विविधता भारत में किस प्रकार पाई जाती है। देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार के कृषि के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं पर्वतीय और सुदूर क्षेत्रों की। ये पर्वतीय और जो सुदूर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कृषि की कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार की कृषि की जाती हैं, इसके बारे में देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कई जगह स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि की जाती हैं। और ये स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि देखिए, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आदिवासी लोग, जनजातीय लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ठीक है। कृषि करने के बाद में यहाँ पर 2-3 वर्ष कृषि करने के बाद में यहाँ की जो मिट्टी की उर्वरकता है, मिट्टी की उर्वरकता है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मिट्टी यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। और जब मिट्टी में उर्वरकता की कमी होगी तो फसलों का जो उत्पादन है वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये लोग यहाँ से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, और दूसरे क्षेत्र में जाकर यहाँ पर इन जंगलों में जो वन होते हैं उनको क्या करते हैं? पहले तो वनों को काटते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। काट कर जला देते हैं, और जलने के बाद में जो राख होती है, शेष भाग होता है, वो क्या हो जाता है? मिट्टी में समाहित हो जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। तो यहाँ पर वनों को काटकर जलाकर फिर यहाँ पर क्या होती है? कृषि होती है।
2-3 वर्ष तक ये लोग यहाँ पर कृषि करते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। यहाँ पर मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो फिर ये दूसरे में चले जाते हैं। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि एक अविकसित कृषि का भाग है। वर्तमान की दृष्टि से देखें तो स्थानांतरित कृषि को अविकसित कृषि का रूप दिया गया है। अविकसित कृषि का रूप दिया गया और ये विश्व के, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों में, बहुत सी जगहों पर इस प्रकार की कृषि आज भी की जाती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो वालरा या वालरे के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार हम भारत की बात करेंगे। भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कृषि की जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। लोग झूम कर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो ये कृषि का क्या हो गया? अविकसित रूप हो गया। लेकिन पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों में कुछ भागों पर क्या होती हैं? विकसित कृषि भी की जाती है। विकसित कृषि या हम ये कह सकते हैं सुनियोजित कृषि। सुनियोजित कृषि, सुनियोजित कृषि में जैसे हम बात करें विस्तृत बगाती कृषि, ये कृषि क्या है? एक सुनियोजित कृषि है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रबंधन व कौशल अच्छी तरीके से किया जाता है। प्रबंधन व कौशल अच्छी तरीके से किया जाता है विस्तृत बगाती कृषि में। कैसे? देखिए हम बात करते हैं असम की, तो यहाँ पर चाय के बागान पाए जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से इस कृषि को किया जाता है और फसलों का उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। अब हम बात करते हैं शेष भारत में जो छोटे कृषक हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं? छोटे कृषक जो हैं वो आज भी आत्मनिर्भर, आज भी क्या हैं? आत्मनिर्भर मिश्रित कृषि कर रहे हैं। आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर का मतलब है वो उन्हीं पर डिपेंड हैं। उनका जो जीवन है वो कृषि पर ही आधारित है। छोटे कृषकों की बात चल रही है और वो लोग किस प्रकार की कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि करते हैं। मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या है? मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ में अगर पशुपालन किया जाएगा तो वो कृषि क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। ऐसी कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। और बड़े कृषकों की बात की जाए, बड़े कृषकों की बात की जाए तो वो विकसित व्यापारिक कृषि करते हैं। बड़े कृषक क्या करते हैं? व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते हैं और बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं। ठीक है, तो हमने कृषि के आधार पर भारत में देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, जो प्राचीनतम कृषि का रूप है, आदिम कृषि का रूप है। वहीं कुछ क्षेत्रों में विस्तृत बगाती कृषि भी की जाती है जो एक सुनियोजित कृषि का रूप है। वहीं हम बात करते हैं छोटे कृषकों की,
वहीं हम बात करते हैं छोटे कृषकों की, तो वो आज भी क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कृषि का रूप स्पष्ट हो रहा है वहाँ पर, और वो मिश्रित कृषि कर रहे हैं, कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। और बड़े कृषकों की बात करें तो वहाँ पर विकसित व्यापारिक कृषि की जाती है। ठीक है, ये हो गया कृषि का प्रारूप विविधता से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, सिंचाई संबंधित विविधता। सिंचाई संबंधी विविधता का तात्पर्य क्या है, कैसे विविधताएं पाई जाती है सिंचाई से संबंधित। देखिए, सिंचाई के जो मुख्य स्रोत होती हैं, वो मुख्य स्रोत या तो नहर या कुएं, या हम बात कर सकते हैं नलकूप, या हम बात कर सकते हैं तालाब। ये प्रमुख सिंचाई के स्रोत हैं, नहर, कुएं, नलकूप, तालाब। अब ये सिंचाई भारत में किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, किस स्रोत के माध्यम से की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, हम उत्तरी भारत की बात करते हैं। उत्तरी भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर नहर, कुएं व नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। वहीं हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की। दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में जो सिंचाई का स्रोत हैं वो क्या है, तालाब है। क्या है, तालाब है। अब देखिए, उत्तरी भारत की बात करेंगे तो कुएं व नलकूप के द्वारा सर्वाधिक भाग को सिंचित किया जाता है। उसके बाद में नहरों का नंबर आता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है तो वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कुएं व नलकूप की। लेकिन अगर कहीं नहर की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर कुएं व नलकूप के द्वारा फसलों को सिंचित किया जाता है, कृषि को सिंचित किया जाता है। और अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई क्यों की जाती है, नहरों व कुओं व नलकूपों के माध्यम से सिंचाई क्यों की जाती है, क्यों नहीं की जाती हैं। देखिए, दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो यहाँ का जो धरातल है वो धरातल क्या है, कठोर पाया जाता है। यहाँ का जो धरातल है वो कठोर पाया जाता है। कठोर पाने के कारण नहर व कुओं व नलकूपों की जो सुविधा है, जिसका निर्माण की बात करें तो निर्माण का कार्य अच्छी तरीके से नहीं किया जाता। इसी के कारण यहाँ पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान की बात करते हैं तो बांसवाड़ा के क्षेत्र में इस प्रकार के तालाबों की सिंचाई की जाती है। तो ये जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की सिंचाई की दृष्टि से देखें तो अलग विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं 3 नंबर, खनिज की दृष्टि से, खनिज से संबंधित विविधता। देखिए, खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कुछ खनिजों में एकाधिकार का रूप रखता है। कहने का तात्पर्य है, उत्पादन व वितरण की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर कुछ खनिजों में हासिल करता है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि अब्रक में भारत विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पर आता है। अब्रक की दृष्टि से देखा जाए, अब्रक एक उत्तम उदाहरण है। भारत एकाधिकार रखता है अब्रक की दृष्टि से। इसके अलावा भी कुछ ऐसे खनिज हैं, जैसे लोहे से की बात करें
तांबे की बात करें, सीसा जस्ता की बात करें, बहुत सारे खनिज हैं जिनमें महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है भारत। और धीरे धीरे जो नई नई खोज हो रही है, जो तकनीकी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उसके माध्यम से भी लगातार अन्य खनिजों की खोज जारी है। और वर्तमान के स्तर की बात करें, जो तकनीकी स्तर है, उसके आधार पर नए नए क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे पेट्रोल की, जैसे हम बात करेंगे कोयला की, तो जैसे जैसे तकनीकी स्तर बढ़ता जा रहा है, ईंधन खनिज जो ऊर्जा संसाधन है, इनके क्षेत्रों को भी हमें जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खनिज की दृष्टि से भी भारत में विविधता पाई जाती है। अब्रक की बात करेंगे जैसे, तो आंध्र प्रदेश नल्लोर जो एक प्रमुख स्थान है जहां पर सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन होता है। वहीं हम राजस्थान में बात करेंगे तो भीलवाड़ा, उदयपुर की बात करते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, इनकी बात करते हैं तो इनका वितरण भी अलग अलग पाया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अधिक पाया जाएगा, दूसरे में कम पाया जाएगा। तो ये एक प्रकार की विविधता हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं, चौथी विविधता की बात करते हैं। तो चौथी विविधता की बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से, तो खनिज तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है ही, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो व्यापारिक दृष्टि से संबंधित विविधता, व्यापारिक दृष्टि की बात करेंगे तो भारत में जो व्यापार किया जाता है, एक तो देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार है, दूसरे की हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इन क्षेत्रों से क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जल मार्गों के द्वारा व्यापार किया जाता है। तो यहाँ के प्रमुख, भारत में 12 प्रमुख पत्तन है, पोर्ट हैं, जिनके द्वारा अन्य देशों से व्यापार किया जाता है। आंतरिक की बात करेंगे तो अंतर्राज्यीय व्यापार अधिक मिलेगा, और बाहर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार की हमें आर्थिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। और वहीं हम एक पॉइंट और देखें तो औद्योगिक दृष्टि से हम देख सकते हैं, औद्योगिक दृष्टि से विविधता, औद्योगिक दृष्टि से विविधता देखेंगे तो देखिए, भारत के पारंपरिक रूप की बात करूं मैं, या प्राचीन या परंपरागत रूप की बात करूं, तो हमें उद्योग का एक स्वरूप स्पष्ट होता है जिसको कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय की बात करेंगे तो कुटीर उद्योग बहुत विख्यात था, महत्वपूर्ण था। छोटे छोटे क्षेत्रों पर या घरों में मतलब औद्योगिक कार्य चलता था, वही कुटीर उद्योग का स्वरूप था। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, तकनीकी विकास बढ़ा, समझ बढ़ी, तो धीरे धीरे इस कुटीर उद्योग का महत्व कम हो गया और इसका रूप किसने ले लिया? लघु व वृहत उद्योगों ने इसका रूप ले लिया, जो वर्तमान में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से कुटीर, लघु और वृहत उद्योग में विविधताएं स्पष्ट हो रही है। तो ये कुछ आर्थिक विविधताएं थी जिस पर हमने डिस्कस की। उसके बाद में जनसांख्यिकीय विविधता, पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। जनसांख्यिकी की विविधता, जनसांख्यिकीय विविधता की बात करें तो देखिए, भारत में जनसांख्यिकी की दृष्टि से अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में जो जनसंख्या की दृष्टि से विविधताएं पाई जाती है, शायद ही विश्व में कहीं ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों, जातियों, जनजातियों
संप्रदायों, धर्मों, विभिन्न प्रजातियों, जातियों, जनजातियों, संप्रदायों, धर्मों के लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और यहाँ पर निवास करते हैं और उन्हीं के द्वारा विविध भाषाएं, उत्सव, कला, नृत्य, रीति रिवाज आदि कार्य या आदि सांस्कृतिक पहलू स्पष्ट होते हैं। और हमारे भारत देश की बात करें तो ये जो सांस्कृतिक प्रारूप आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका इफेक्ट सामाजिक पहलुओं पर भी पड़ता है। और इस जनसांख्यिकीय विविधता की बात करें या सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो हम एक बिंदु में इस विविधता को समाविष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विविधता है और इस विविधता को देखते हुए भी हमें एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने विविधताओं की बात की है और अब हम तीनों विविधताओं के बाद में निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखिए, ये जो विविधताएं हैं हमें भारत देश में एक उपहार के रूप में स्पष्ट हुई है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि हमें इन विविधताओं के बावजूद भी एकता का सूत्र मिला है, एकता का स्वरूप मिला है भारत में। ये इस उपहार से बड़ी चीज़ है। देखिए, इन विविधताओं के बावजूद भी हम अगर एक सूत्र में बंधे हुए हैं तो वो कौन सा स्वरूप स्पष्ट होता है? उससे एक भारतीय का रूप स्पष्ट होता है। भारतीय के रूप में हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं और हमारी जो राष्ट्रीय शक्ति है, हमारी राष्ट्रीय शक्ति इन्हीं भारतीय के रूप में समाविष्ट हैं और इसी शक्ति को बढ़ावा देती है। तो हमने अध्ययन किया है विविधताओं में एकता का। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर छोटा क्वेश्चन आता है, तो उसका स्वरूप आपने देख लिया किस प्रकार से है। प्राकृतिक विविधता की बात की, आर्थिक की बात की, जनसांख्यिकीय विविधता की बात की। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है कोई प्राकृतिक विविधताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है, या कुछ छोटे क्वेश्चन के बारे में बात करें 3 नंबर के, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे रिप्लाई कीजिए, उसका सॉल्यूशन होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।